मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% दावे के साथ, कि 12वीं करके जो व्यक्ति यहाँ आके कोचिंग करता है उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। पहली बार जब आता है ना, वो आता है और वापस जाता है, आता है और वापस जाता है। आपने पढ़ा खूब है, पर आपको याद कितना है? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन 16 घंटे का रिजल्ट क्या आ रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं, तो आपका पढ़ना व्यर्थ। आपके पास में अभी ये समस्या नहीं है कि मटेरियल नहीं, बिल्कुल अभी ये समस्या है कि मटेरियल बहुत ज्यादा है, उसका सिलेक्शन कैसे करें। तो आप 17-18 साल पहले आप आरएस कोई टॉपर होता, उससे मिलना देखना ही बहुत बड़ी बात। ये होता है कि भाई कोई एसडीएम बन गया, एसडीएम बन गया। आप कितना पढ़ रहे हैं वो अलग चीज है। आप अकेले 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 4 जने साथ में रह के पढ़ रहे हैं, तो वो 4 दिमाग जो काम करेंगे वो आपको कहीं न कहीं बेहतरीन जगह ले जाए। आपसे आरपीएससी एक ही डिमांड कर रही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ें, और जो आप मेंस में अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, तो इसके लिए मेरा ये मानना है 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ने वाला वो सामान्य सा स्टूडेंट भी आरएस में टॉप 100 में आ सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ, और स्टूडेंट भी आरएस में इसलिए आ रहा है कि आजकल एक ट्रेंड हो गया कि आरएस की कोचिंग करा दो तो कहीं कहीं पटवारी में कि कांस्टेबल में फंस जाएगा वो। तो वो एक ट्रेंड और चल रहा है। ऐसे नहीं है कि मेरे कोई एक प्रश्न कोई आ रहा है, मुझे लगता है कि परीक्षा में आ जाएगा और आप बिल्कुल ऐसे भींच के बैठ गए कि इसको नहीं बताना है, इसको बता दिया कि इसके ये टॉप कर लेगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये ले जाऊं मैं, ये ले जाऊं, कल एग्जाम है तो मैं, तो फिर पता चला कि आपके पास में एक कट्टे तो किताबें हो गई। डीमोटिवेट कैसे होता है कि व्यक्ति लगातार तैयारी कर रहा है और घर से पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल हाँ, और एक समय बाद में घर वाले भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करने लग जा रहे हैं कि भाई आप 4 साल 5 साल हो गए तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा, तो फिर वो लगता है कि फिर वो डिमोटिवेट। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप कोचिंग कहीं से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके पास में मटेरियल आजकल सबका उपलब्ध है। टेलीग्राम पे आपके गाइड आजकल बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको, आपके आसपास में, आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन आप यदि टेस्ट सीरीज नहीं लिखते हैं, आप 50% तो आपका सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो गया। एक 3 इडियट्स मूवी में जो दोस्त का होता है कि भाई दोस्त फेल हो जाए तो होता है दुख जी, और दोस्त यदि टॉप कर जाए तो होता है बहुत ज्यादा दुख। वो कुछ पूछ रहे हैं, छोटी सी छोटी बात भी उसके लिए तो पहाड़ जैसी है। आप तो अब बन गए हो तो आपको कहे कि ये तो प्री तो छुट्टियों में निकाल दूं। हम गलती कर रहे हैं, मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, इसको चाहे अंडरलाइन करो या हाईलाइटर कर दो, हम मटेरियल इकट्ठा करने की गलती कर रहे हैं, हम पढ़ पा नहीं रहे हैं उसको। अब 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, किसी की सुनता तो है नहीं, वो सुनना ही बंद कर देता है। बिगनर है वो तो सुन लेता है, यदि वो सुनता नहीं है तो फिर वही गलती दोहराता है, तो फिर रिजल्ट वैसा रहता है। आज से 5-6 महीने जो पहले तैयारी कर रहा था वो एस्पिरेंट, और एक जो वैकेंसी आने के बाद में तैयारी शुरू की, उसमें मानता हूं कि ज्यादा अंतर नहीं है। उसने पढ़ा है तो उसको जरूर फायदा होगा, लेकिन 60 दिन में भी आप तैयारी करके अच्छे से आप प्री निकाल सकते हैं। आपको बताया कि ये किताब अच्छी है, आप भगे भगे गए हो लेके आ गए। आपको बताया अरे तू इसका पढ़ रहे नोट्स, अरे ये तो कुछ नहीं है, ना ना छोड़ 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 इसको छोड़, आपको और कोई नोट्स लाके दे। अब ये समय आ गया बिल्कुल कमरे में पैक होने का। आप 60 दिन शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, आपके दोस्त, आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपका रील बनाने का शौक था, इंस्टा पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, इनको सबको इंस्टॉल कर लीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछले कई टाइम से स्टूडेंट्स व्यू की टीम आप सभी के लिए यूपीएससी, एसएससी और भी जो स्टेट पीसीएस और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके साथ हम इंटरव्यू लें और उनकी जर्नी है और आपके साथ शेयर करें, ताकि आप मोटिवेट होकर और हकीकत से वाकिफ होकर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार, वजनदार और दमदार बना सकें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हनुमान राम जी है, और जिनकी 2018 आरएस के अंदर 76 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सर की स्ट्रेटजी बुक लिस्ट तो करेंगे, लेकिन सर की जो संघर्षपूर्ण जो जर्नी थी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 13 साल का अथक प्रयास के बाद सर का सिलेक्शन हुआ है, और शादी के बाद शादी में
ये शादी के बाद सिलेक्शन हुआ है, जो सर की इस स्टेट सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ सर, सबसे पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने 10वीं और 12वीं जो क्लास है वो गांव के स्कूल से की है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव से किया है, जो मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। उसके बाद में मैं पुलिस में भर्ती हुआ, एसटीसी 1 साल किया है। 2008 में मैं पुलिस में भर्ती हुआ। पुलिस में रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया है, मतलब नॉन कॉलेजिएट स्वयं पार्टी विद्यार्थी के रूप में। और 2015 में मैं जयपुर कमिश्नरेट आया था, उसके बाद मैंने आरएस की तैयारी शुरू की थी। ओके सर, आपकी लाइफ के अंदर आरएस का नाम कब से शुरुआत हुआ? ऐसा क्या मोटिवेशन हुआ कि कांस्टेबल के बाद आप इस आरएस की जर्नी में आए और आखिरकार 76 रैंक आपने प्राप्त की? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आरएस में मेरे गुरुजी हैं श्री भैराराम जी पोटलिया, अब जो अभी उदयपुर में इनकम टैक्स में कमिश्नर है, उनका सिलेक्शन हुआ था। उस समय वो हमारे स्कूल में लगे हुए थे आरएस में। तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी अच्छा पढ़ूंगा और गुरु की तरह मैं भी आरएस बनूंगा। लेकिन हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसमें आप कितने होशियार है, आपके परसेंटेज कितने हैं, 10वीं 12वीं में आप कितने अच्छे नंबर लाए, वो सब ये डिसाइड नहीं करता कि आप आगे क्या बनोगे। आपकी परिस्थितियां डिसाइड करती है कि आप क्या बनोगे। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी रही। मेरे 10वीं में 82.5% थे, 12वीं में मेरे 81% थे। 2007 में मैंने 12th किया। इसके बावजूद भी उस समय जरूरत थी कि कोई छोटी मोटी, गांव में एक ये है ट्रेंड भी है कि एक बार सरकारी नौकरी कोई छोटी मोटी पकड़ लो, उसके बाद में आप तैयारी करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो छोटी मोटी नौकरी पकड़ने के चक्कर में मैंने कांस्टेबल को पकड़ा और फिर थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन ये इस बात की खुशी है कि उसके बाद में मैं फाइनली जो मेरा सपना था उसको मैं पूरा कर पाया। ओके सर, जैसा आपने बताया 2007 और 8 में उस टाइम आपने 10th 12th की थी, और सर उस दरमियान अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर लाइट वगैरह इन सारी फैसिलिटीज थी, इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी आपने सर एक 10th 12th भी किया। उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, इतने अंक के साथ अर्जित किया, बहुत बड़ी आती। तो सर उस टाइम से कैसा सपना था, क्या बनने का सपना था, क्या ख्वाब थे आप? जैसा कि मैंने बताया था, गुरुदेव का चयन उस समय उसी दरमियान हुआ था जब मैं रानीगांव था। मुझे याद है इस बात, 9th में था उस समय। तो एक सपना होता है कि भाई गुरुजी आरएस बने। तो उस समय एक आरएस का इतना, अभी तो हम जैसे जो भी साथी है ऐसे मिल जाते हैं, आरएस टॉपर को भी हम खोज लेते हैं कहीं ना कहीं, और ये एक अच्छा संकेत है कि अभी जो भी टॉप 10 में आते हैं वो मिल लेते हैं। और उस समय ये था नहीं कि कोई भी आप उससे मिलना चाहो तो ऐसा इजी कोई मिल भी नहीं पाते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 17-18 साल पहले की, क्योंकि मैंने 9th में था उस समय, मैं 2004-5 में। तो आप 17-18 साल पहले आप आरएस कोई टॉपर होता, उससे मिलना देखना ही बहुत बड़ी बात। ये होता है कि भाई कोई एसडीएम बन गया। तो गुरुजी बने थे। गुरुजी के बाद में मैं टच में भी था और मैंने भी डिसाइड किया कि हाँ ऐसे। तो गुरुजी ने कहा कि तू यहीं अभी से पढ़, तू जितना पढ़ सकता तू पढ़। तो 10वीं में 82.5% थे उस समय। रिजल्ट भी ऐसे रहता था 50%। उस समय अच्छे परसेंट में माने जाते थे। अभी तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, 90, 95, 99 तक बन रहे हैं। उस समय 85 रैंक जिसका था, 85% जिसका था वो स्टेट मेरिट में था। मेरे 82.5 थे। 12th में मेरे 81% थे और जिले में आर्ट्स में मैं सेकंड टॉपर था। लेकिन ठीक है, उस समय ये डिसाइड किया कि हाँ हमें आरएस बनना है। तो एक बात तो ये थी कि आप अभी से पढ़ो, तो हम तो पढ़ ही रहे थे, अच्छे मार्क्स भी आए हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आपके मार्क्स कितने आए हैं ये सब डिसाइड कौन करेगा, परिस्थितियां आपकी, कि आप कितना लंबा चल के आरएस ऐसे बनेंगे या फिर किसी और नौकरी को पकड़ के बनेंगे। तो मैंने सेकंड जो था विकल्प उसका चयन किया और कांस्टेबल बनने के बाद में मैंने मेरी तैयारी जारी रखी। चूंकि मैं कांस्टेबल 13 साल रहा, लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि भाई 13 साल तक आरएस की तैयारी कर रहा था। इससे मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट अभी जो नए भाई आ रहे हैं, नई बहनें जो आ रही है, उनको लगेगा कि भाई 13 साल तक तैयारी की तब जाके बढ़े। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि 13 साल की तैयारी नहीं थी उसमें। मैं तैयारी मानता हूं वो 3 साल की तैयारी जरूर थी। 2015 में मैं यहाँ जयपुर आया हूँ और 3 साल मैंने पढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कांस्टेबल के साथ में 3 साल तैयारी की और सिलेक्शन हो गया। ओके सर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी है, कितना भी बड़ा यूपीएससी भी मान लो, लेकिन उसको स्टार्ट करते हैं तब बहुत परेशानी आती है। इतना बड़ा स्टडी मटेरियल, इतना बड़ा सिलेबस, हर चीज देखे, कोचिंग है, कोचिंग लेना भी बहुत बड़ी बात, इतनी फीस है। तो सर स्टार्टिंग कैसे की, क्या ऐसा मतलब कौन गाइड किया कि ये पढ़ो, आप स्टार्टिंग से सिलेबस लाओ, पीवाईक्यू देखो, सिलेबस इस पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट किया आपने? इसमें मैं हकीकत यही है कि 2015 में जब मैं यहाँ आया था जयपुर में, तो मेरे एक मित्र है फतेह सिंह जी मीणा, अभी कमिश्नर लग रहे हैं कोटपुतली। वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, सॉरी सब इंस्पेक्टर थे, वो मेरे टच में थे। तो वो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा उस समय गाइड लिया। उसके बाद में मैंने 2013 वाला, 16 और 18 तीसरा अटेम्प्ट था, 13 में मैंने दिया था। उसमें मुझे इतना अच्छे से मैं दे नहीं पाया। अभी तो क्या है कि आपके पास में मटेरियल खूब पड़ा है, आपके पास में गाइडेंस भी खूब है। कई संस्थान ऐसे हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाती है, लेकिन उस समय इतना था नहीं। तो उसका फायदा ये रहा कि उनके टच में रहते हुए मैंने 2013 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे मैंने कुछ सीखा। 2016 में सीखा, 2016 में यही सीखा कि सेकंड पेपर में मेरे 45 मार्क्स थे ओनली। इसके बावजूद भी मेरे 7 नंबर कम रहे थे इंटरव्यू कॉल से। तो मुझे लगा कि आप सभी पेपर को बराबर ध्यान देंगे। मैंने जो सीखा है, एक तो मेरे साथ ही थे फतेह सिंह जी जैसे बताया, उसके बाद में मेरे साथ में रहे हरिशंकर जी है, एक मेरे दोस्त है लालचंद जी यादव है, एक शैतान सिंह जी यादव है, वो अभी तहसीलदार है, लालचंद जी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। हम साथ में रहते थे। मैं मानता हूं कि ग्रुप स्टडी आरएस के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। आप कितना पढ़ रहे हैं वो अलग चीज है। आप अकेले 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 4 जने साथ में रह के पढ़ रहे हैं, तो वो 4 दिमाग जो काम करेंगे वो आपको कहीं न कहीं बेहतरीन जगह ले जाएंगे। बिल्कुल जी। ओके सर, अभी ये आपने बताया कि जैसे आपने ये सारी स्टार्टिंग की सर, फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड में प्रीलिम्स, थर्ड में फाइनल सिलेक्शन। ओके, बात करते सर, इसके बावजूद भी थर्ड में आपके प्रीलिम्स में 123 मार्क्स जैसा आप बता रहे थे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स है जैसे कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो सर प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि फर्स्ट में तो आपने ठीक गाइडेंस की कमी थी, सेकंड में आपको प्रीलिम्स क्लियर हो गया और थर्ड में भी क्लियर हो गया, इसके लिए क्या आपने एक तकड़ी स्ट्रेटजी बनाई? प्रीलिम्स में तगड़ी जो रणनीति है उसकी मैं एक बात बताऊं तो एक सबसे बड़ा कि आपने 2013 और 16 एग्जाम पहले दिए हुए हैं। ओके। तो उसका फायदा ये कि आप गलती क्या कर रहे हो, एक होता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है उससे सीख रहे हैं, एक होता है कि आप खुद ठोकर खा रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। क्योंकि मैं 2 एग्जाम पहले दे चुका था तो उससे मैंने सीखा है। तीसरी बात कि जब हम एक ग्रुप बन गया हमारा, उसमें उनसे सीखा। फिर जो पिछले वर्ष के पेपर हैं उसमें देखा कि ट्रेंड क्या है आरपीसी में। तो मैंने देखा कि यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, राजस्थान से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, और जो साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है उससे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। और करंट इकोनॉमिक सर्वे, साइंस टेक और आपका राजस्थान में पूरा कि राजस्थान का हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। मैंने इन 4 को तो बहुत ही अच्छे से किया। इन चारों को बहुत अच्छे से करने से कुछ साइंस, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हुए, कुछ इकोनॉमिक्स के हो गए, तो उससे ये अच्छा इसको हो पाया। बिल्कुल। ओके सर, आखिर सिलेक्शन भी हुआ है सर, क्या मानते हो एक नॉर्मल स्टूडेंट और ईमानदार स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत मतलब ईमानदारी से कर रहा है और पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावटी कर रहा है, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? क्या एक आरपीएस से, एक आरएएस एक नॉर्मल स्टूडेंट से क्या मांगती है? मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्मल स्टूडेंट जैसे मैं हूँ, मेरा इतना कोई बैकग्राउंड, हमारे परिवार में भी कोई आरएस नहीं है, और इतना ऐसा है नहीं कि भाई पहले आप स्टेट सर्विस में कोई एलाइड में थे। एक कांस्टेबल से मैं मानता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट है। आपसे आरपीएससी एक ही डिमांड कर रही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ें, और जो आप मेंस में अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि जो भी बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं कि जो गांव ढाणी देहात में बैठा पढ़ रहा है, आपके पास में अभी ये समस्या नहीं है कि मटेरियल नहीं है, अभी ये समस्या है कि मटेरियल बहुत ज्यादा है, उसका सिलेक्शन कैसे करना। बिल्कुल। आप तो मेरा उनसे एक सजेशन ये है, आप एक काम करें, आप जो सेलेक्ट हो रखे हैं पहले से, उनसे एक बार आराम से बैठ के बात कर लें। मटेरियल जो वो बताएं उसको सेलेक्ट करके उसको आपको 10 बार पढ़ना है।
2 टेस्ट सीरीज जरूर देनी, बिल्कुल कहीं से भी दो। आप प्री की भी 2 टेस्ट सीरीज दो, मेंस की भी 2 टेस्ट सीरीज लिखो, और लिखो तब पूरी लिखो। ऐसे नहीं कि एक पेपर दे दिया फिर पता चला कि 5वां पेपर दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत, एक होता है कि आप 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं? जब वैकेंसी आई है तब। तो मुझे लगता है कि 16 घंटे पढ़ने वाला जब वैकेंसी आई है तब पढ़ रहा है, तो वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होता है। बजाय जब वैकेंसी नहीं आई है उससे पहले ही आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि 6 से 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ने वाला वो सामान्य सा स्टूडेंट भी आरएस में टॉप 100 में आ सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ सही रणनीति है उसके पास में, 2 टेस्ट सीरीज वो लिख रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर, पिछले कई दिनों से मैं जयपुर में रह रहा हूँ या नोट कर रहा हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजों को। यहाँ लोग 12th करने के जस्ट बाद ही कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, और एक ही केस में 1500 स्टूडेंट आ जाते हैं, और उन्होंने कोई बढ़िया कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं की। और आप क्या मानते हो इस जर्नी के दौरान ग्रेजुएशन एक बढ़िया विश्वविद्यालय से करना क्या फायदेमंद होगा पूरी इस जर्नी, और क्या कहना चाहोगे सर? इसमें मेरी तरफ से तो ये, मैं आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल सही है। कई संस्थान ये ऐसे चला भी रहे हैं बैचेज। अब एक होता है डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, वो है कि कोचिंग संस्थान जो भी है वो इसलिए चला रहे हैं कि उनको पता है कि आ रहे हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट भी आरएस में इसलिए आ रहा है कि आजकल एक ट्रेंड हो गया कि आरएस की कोचिंग करा दो तो कहीं कहीं पटवारी में कि कांस्टेबल में फंस जाएगा वो। तो वो एक ट्रेंड और चल रहा है। कम से कम कहे कोई नहीं, आप तो आरएस की कर लो, उसमें सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद में कांस्टेबल की एग्जाम भी दे रहा है। तो एक ये ट्रेंड है, धारणा बनी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% दावे के साथ, कि 12वीं करके जो व्यक्ति यहाँ आके कोचिंग करता है उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। पहली बार जब आता है ना, वो आता है और वापस जाता है, आता है और वापस जाता है, और 2 महीने से ज्यादा कोचिंग नहीं ले पाता। फिर ये सबके साथ होता है। जो बिल्कुल गांव से आता है, यदि वो बीए करके भी आता है ना, तो उसके साथ में भी ये होता है। आप पहले थोड़ा बेसिक तो मजबूत कीजिए, आप बेसिक मजबूत खुद कीजिए, उसके बाद में किसी भी संस्थान में जाइए। या फिर आप जो आए हैं 1.5 साल या 2 साल की जो लंबा टेन्योर लेके आए हैं, उसमें आप लगातार चलिए। आप 12वीं करके आ रहे हैं, आपके, मैं कह रहा हूं कि कई, जब मैं खुद यहाँ जयपुर आया था तो कई ऐसे लोग स्टूडेंट थे, देखे हैं मैंने, कई ऐसे साथी हैं जो 2-3 बार तो गए कोचिंग और के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मेरी राय ये है कि 12th करने के बाद में आप कम से कम 1 साल तो अपना बेसिक खुद मजबूत कीजिए, उसके बाद में आप किसी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। ओके सर, इस जर्नी में आपने तो बहुत अच्छे से बताया कि कोचिंग लेना है नहीं लेना, तो वो भी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है। सर, इसमें जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं, तो सर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर कैसे अपनी जर्नी को कैसे, या फिर डायरेक्ट किताबों को पढ़ा, कैसे किया? मैंने जो 76 रैंक मेरी जो आई, उसमें मैंने बताया कि एक तो ग्रुप स्टडी, हम 4 साथी साथ में रहते थे। उसमें देखो, साथी भी आपके प्रति ईमानदार हो, आप उनके प्रति ईमानदार हो। ऐसे नहीं है कि मेरे को एक प्रश्न कोई आ रहा है, मुझे लगता है कि परीक्षा में आ जाएगा और आप बिल्कुल ऐसे भींच के बैठ गए कि इसको नहीं बताना है, इसको बता दिया कि ये टॉप कर लेगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये ठीक नहीं है। आपके विचार जिससे मिलते हो आप ग्रुप में पढ़िए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो जिसके साथ में आप ग्रुप में रह रहे हैं उनसे भी आपको कुछ मिले। हाँ। ऐसे नहीं है कि आप रह रहे हो तो आपको ही पूछा जा रहे हैं 3 ही, तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे। सभी की ग्रोथ हो। मेरे साथ में मेरा तो अच्छा ये भाग्य रहा है, प्रभु बजरंगबली की दृष्टि रही है। एक अभी तहसीलदार जी लग रहे हैं, एक प्रिंसिपल है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद में फिर आप, जैसे आपने बताई शॉर्ट नोट्स की बात जी, आप ग्रुप में रह रहे हो तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक शॉर्ट नोट्स तो एक बना रहा है, दूसरे का आप बना रहे हो, तीसरे का आप बना रहे हो, तो आपके चीजें बट गई हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। मेंस में क्या होगा कि आपके पास में जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस समय भी ये रहेगा कि मैं ये ले जाऊं, मैं ये ले जाऊं, कल एग्जाम है तो फिर पता चला कि आपके पास में 1 कट्टे तो किताबें हो गई, फिर आप उसको लेके नहीं जा सकते। आप कंसाइज बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको आप रिवाइज में काम में लें,
मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। आजकल मटेरियल खूब पड़ा है, आप उसमें से अपना खुद के स्तर पर मेहनत करके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको परीक्षा से जस्ट पहले उसको भी रिवाइज करके जाएं। ओके सर, जैसा आपने बताया कि 2015 से लेकर 2018 तक आप जयपुर में रहकर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सीरियस वाली ईमानदारी से स्टडी की। बिल्कुल। इस दौरान कभी डीमोटिवेशन सा नहीं आया कि सर अब फैमिली प्रेशर भी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी है, अब इस जर्नी को छोड़ देना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होगा, उस समय अपने आप को कैसे आपने हैंडल किया सर? एक तो इसमें जैसे मेरी शादी हो चुकी है तो फैमिली की तरफ से मुझे कोई टेंशन है नहीं। मेरी मिसेज मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रही है। यहाँ जयपुर में रह रहा था तो बहुत सपोर्ट किया, कोई इश्यू था नहीं उस तरफ से, तो यहाँ से मैं फ्री हूँ बिल्कुल। दूसरी बात की आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि 2013 में तो मुझे खुद कोई पता नहीं था कुछ भी आरएस होता है क्या, तो वो उसको ऐसे कूद के आगे दे दिया यार, वो रिजल्ट क्या रहा वो हम पता है। 2016 में जरूर मेहनत की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें मैंने स्वीकार भी किया कि सेकंड पेपर में मैथ्स आती है, इतना अच्छा नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से मैं हूं नहीं तो साइंस भी इतना अच्छा नहीं है। ज्योग्राफी मैंने पढ़ी नहीं थी, ज्योग्राफी इसलिए नहीं पढ़ी कि ज्योग्राफी को बाद में देखेंगे ये तो हो जाएगा, तो वो हुई नहीं, तो 45 मार्क्स आए। तो मैंने कहा कि आप कुछ भी छोड़ो मत, हाँ तीसरे अटेम्प्ट में नहीं होता तो ये बात जरूर आती डिमोटिवेशन वाली। ये कोई कहे कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूं तो ये झूठ बोल रहा है, वो तो बिल्कुल तीसरे अटेम्प्ट में नहीं होता, तो ये जरूर था कि अब क्या करना है। लेकिन ये अच्छा रहा कि तीसरे अटेम्प्ट में अच्छे से हो भी गया, और मैंने ये विचार भी किया था कि अब की बार देखेंगे नहीं होगा तो, लेकिन ये हो गया था। एक बात और है कि मेरे पास में जॉब पहले से थी। आप एकदम सही फील कर रहे हैं। डिमोटिवेट कैसे होता है कि व्यक्ति लगातार तैयारी कर रहा है और घर से पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल हाँ। और एक समय बाद में घर वाले भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करने लग जा रहे हैं कि भाई आप 4 साल 5 साल हो गए तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा, तो फिर वो लगता है कि फिर वो डिमोटिवेट होता है। तो मेरे पास में जॉब पहले से थी, सरकारी जॉब, मेरे पास में खोने के लिए कुछ था नहीं, पाने के लिए मेरे पास में एसडीएम की पोस्ट थी, तो मैंने कहा डिमोटिवेट क्यों है। हाँ लगातार यदि तीसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है तो स्वाभाविक है डिमोटिवेट होना, लेकिन ऐसी स्थिति आई नहीं। बीच में थोड़ा बहुत यदि हुआ भी है तो दोस्त साथ में रहते थे, हमने ग्रुप बना रखा था, तो उससे बढ़िया चल गया। ओके सर, प्रशासनिक में तो जो बढ़िया लिखेगा, जिसकी आंसर राइटिंग बढ़िया होगी वही टॉप करेगा, ये बात आप मानते हो? आंसर राइटिंग में क्या आपने कैसे तैयारी की, मतलब कैसे कितने टेस्ट लगाए आपने, कैसे किया? मेंस में आंसर राइटिंग मैंने पहले जिक्र किया, आपका प्री में भी 2 टेस्ट सीरीज हो, मेंस में भी 2 टेस्ट सीरीज हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप कोचिंग कहीं से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके पास में मटेरियल आजकल सबका उपलब्ध है, टेलीग्राम पे आपके गाइड आजकल बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको, आपके आसपास में, आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन आप यदि टेस्ट सीरीज नहीं लिखते हैं, आप 50% तो आपका सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो गया। कारण आपने पढ़ा खूब है पर आपको याद कितना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन 16 घंटे का रिजल्ट क्या आ रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं, तो आपका पढ़ना व्यर्थ जी। तो 2 टेस्ट सीरीज तो आप प्री में लगा लीजिए। आपने बात की कि मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है, उसके लिए आप 2 अच्छी जो टेस्ट सीरीज है उसको करें, और आपकी कॉपी है वो अच्छे से चेक, आपके कोई साथी है उसको 2 कॉपी चेक करने। एक 3 इडियट्स मूवी में जो दोस्त का होता है कि भाई दोस्त फेल हो जाए तो होता है दुख जी, और दोस्त यदि टॉप कर जाए तो होता है बहुत ज्यादा दुख। तो आपका दोस्त है जो आपके साथ में तैयारी कर रहा है, उससे कॉपी चेक कराइए, वो आपकी कमियां ही कमियां निकालेगा, उसकी कॉपी आप चेक कीजिए, उसकी कमियां निकालिए। तो ये एक अच्छा एनालिसिस करने का तरीका है। आपको 2 टेस्ट सीरीज अच्छे से देनी है और 2 टेस्ट सीरीज पूरी ईमानदारी से देनी है। आपका लेखन शैली अच्छी हो वो अपने आप हो जाएगी, आपका टेस्ट सीरीज देने से जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज मस्ट है और लिखनी ही पड़ेगी। सर, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो उसी बैकग्राउंड में एक आरएस बनने के बाद में भी आज वही आप एक जैसे आपने जो चीजें देखी है उसी को आप फॉलो कर रहे हो,
जैसे आपको मुख्यमंत्री की तरफ से भी 3 रिवार्ड समथिंग ऐसा कुछ मिला है। हाँ, जिला स्तर से, जिला स्तर से, जैसे हमने लोगों ने बात सुनी थी। तो सर ऐसा क्या मोटिवेशन, आखिर क्या ख्वाहिश है सर आपकी? देखो, ख्वाहिश ये है कि मैंने सेकंड प्रेफरेंस के रूप में मैंने वीडियो दिया था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आरपीएस, चूंकि मैं पहले पुलिस में था इसलिए दिया नहीं। अभी मैं एज ए वीडियो पंचायत समिति सिवानाम पोस्टेड हूं। हम गांव से आते हैं, हमें ग्रामीण पृष्ठभूमि की पता है कि क्या समस्याएं हैं। एक वीडियो के जो दायित्व और कर्तव्य है उसको मैं, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं। तो अभी मुझे जो पिछली 26 जनवरी है, ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुझे सम्मानित किया गया है। तो मुझे लगता है कि हम यदि काम करें पब्लिक का तो आपको सम्मान भी मिलेगा जी। अब पब्लिक का काम करना आपकी ड्यूटी है, लेकिन सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ठप्पा लग रहा है, इसकी खुशी भी है। जैसा इब्राहिम मैस्लो का जो पदानुक्रम का जो है उसमें कहा है कि हर व्यक्ति का ये होता है कि आप काम कर रहे हैं तो उसकी पहचान भी मिले। हम ये कर रहे हैं कि आपका जो दायित्व और आपको जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं, मैं मानता हूं कि आप उसको बहुत ही अच्छे से करते हैं तो अपने आप जो आगे हैं आपको मिल जाएगा। ओके सर, जब आप 15, 16, 17, 18 में जब तैयारी कर रहे, जयपुर की गलियों में या लाइब्रेरियों के आसपास घूम रहे थे, उस टाइम आरएस के बारे में कि सिलेक्शन के बाद ये करना तो फाइनल है, ऐसा सोच रहे हो कि सिलेक्शन के बाद आरएस बन गया तो मुझे ये तो करना ही है, लेकिन जब अब आरएस आखिरकार बन गए, सारा सपना पूरा हो गया, तो अब आप कैसे देखते हो आरएस की नौकरी? देख, आरएस की नौकरी में एक तो मैं ये देखता हूं कि आपके पास में आरएस बनने के बाद जनता का भला करने के लिए खूब स्कोप है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो आरएस के इस पड़ाव में अभी संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, आरएस बनेंगे वो भी, आप उनका गाइड करें, बिल्कुल अच्छे से आप गाइड अच्छे से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा कि भाई मेरे को भी अच्छे से थोड़ा बहुत गाइडेंस कहीं से मिला, अब आप उनके लिए एक गाइड की भूमिका में रहें। वो कुछ पूछ रहे हैं, छोटी से छोटी बात भी उसके लिए तो पहाड़ जैसी है। आप तो अब बन गए हो तो आपको कहे कि ये तो प्री तो छुटकियों में निकाल दूं, तो वो बात नहीं है। आप बन गए हैं तो आपके लिए छुटकियों जैसा है, लेकिन जो अभी तैयारी कर रहा है उसके लिए वो पहाड़ जैसा है। तो ये जरूरी है कि कोई भी साथी आरएस बन गया तो ये थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि आपने समाज से भी बहुत कुछ लिया, सबका कंट्रीब्यूशन है, परिवार से भी लिया आपने, तो मुझे लगता है कि समाज को भी कुछ वापस दो। मेरा कहने का मतलब एक समाज कोई पर्टिकुलर समाज नहीं है, यहाँ सब समाजों से बात है कि एक कोई जाति विशेष की बात नहीं है, एक समाज की बात है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को आप जरूर गाइड करें। आप गाइड करेंगे तो वो क्या है कि आपकी बात सुनेंगे क्यों कि आपके पास में एक सिंबल है कि भाई मैं यदि कोई बात कहता हूं तो वो सुनी जाएगी, इसलिए कि आपकी 76 रैंक है जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप आरएस बनने के बाद भी समाज में उन साथियों की सहयोग करें, उनको गाइड करें, तो एक अच्छा फीलिंग है। नहीं तो आप आरएस बन गए हो, अब आपके ऊपर है या करो या मत करो, लेकिन मुझे लगता है ये करना चाहिए। सर लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, और वीडियो भी अच्छा चल रहा है। और सर आरएस की जर्नी के दौरान किन किन गलतियों से बचना चाहिए? एक सोशल मीडिया तो है ही है, ये चीजें तो आप सर बोलोगे, लेकिन सोशल मीडिया इन चीजों का उपयोग करें किस प्रकार करें, और गलतियां क्या है जो बहुत ही आपने की और वो इनको नहीं दोहरानी चाहिए? देखो, मैंने 2013 के 13 वाला अटेम्प्ट को अटेम्प्ट नहीं मानता मैं, बिल्कुल, लेकिन कहता इसलिए हूं, यदि 2 अटेम्प्ट का कहूं मैं तो कल को नीचे एक आपके YouTube चैनल पे नीचे कमेंट आएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनका तीसरा अटेम्प्ट था। पता है, दोस्तों को भी पता है, और भी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि तीसरा अटेम्प्ट था, तो मैं मानता हूं कि पहला तो अटेम्प्ट नहीं था। दूसरा अटेम्प्ट में मैंने जो सीखा, गलती क्या कर रहे हैं हम, गलती कर रहे हैं मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, इसको चाहे अंडरलाइन करो या हाईलाइटर कर दो, हम मटेरियल इकट्ठा करने की गलती कर रहे हैं, हम पढ़ पा नहीं रहे हैं उसको। नंबर 1 गलती यही है। नंबर 2 गलती है, हम खुद का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें 2 बात का डर है, हमारा रैंक क्या आएगा टेस्ट सीरीज में, और हमारा सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। ये मैं कह सकता हूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो देखेंगे वीडियो, ये जो आपने कहा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, आज टेस्ट नहीं दूंगा, ऐसे आपका सिलेबस कभी पूरा होना नहीं है। आप जब मेंस लिखने जाएंगे
आप पहला पेपर देके भी आ जाएंगे, उसके बाद तक आपको पूछेगा कोई पहले पेपर का सिलेबस पूरा हो गया था क्या, नहीं ये 2 टॉपिक थे अच्छे से पढ़ के जाना है, रह गए थे। तो वो सिलेबस का एक ये कि आप तो टेस्ट लिखें, टेस्ट में आपके मान लो कि 2-3 ऐसे टॉपिक थे जो आपने नहीं पढ़े, तो उसके प्रश्न आप सीधे आके कर लें और वो 2 टॉपिक कर लें। ये 2 गलतियां मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती थी। तीसरी गलती है कि आपको आपका कोई सीनियर है, आपका कोई सिलेक्टेड है साथी, वो आपको कुछ कहता है तो भले के लिए कहता है। अब 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, किसी की सुनता तो है नहीं, वो सुनना ही बंद कर देता है। बिगनर है वो तो सुन लेता है, यदि वो सुनता नहीं है तो फिर वही गलती दोहराता है, तो फिर रिजल्ट वैसा रहता है। तो मेरा यही है कि या तो आप गलती करके उसको सीखें, या फिर जो आपका साथी जो सेलेक्ट हो रखा है उससे आप सीखें। ओके सर, सारी बात हो गई। अब एक लास्ट सवाल है कि अभी एक वैकेंसी आई है जो कि बता रहे हैं कि अभी हाल ही में 60 दिनों के अंदर ऐसा कुछ की डेट सर लॉन्च होगी, तो सर उसके बारे में क्या बोलोगे, कैसे तैयार करें? अब बहुत ही कम 60 दिन की प्रिपरेशन के लिए एक शानदार स्ट्रेटजी, क्या उसका आप क्या मानते हो? सब कुछ पढ़ लिया जिन्होंने, अब सब कुछ पढ़ लिया, कैसे रिवीजन करना? शानदार तैयारी के लिए मैंने पहले भी बताया था, अब 60 दिन है। अब मैं कह रहा हूं कि आज से 5-6 महीने जो पहले तैयारी कर रहा था वो एस्पिरेंट, और एक जो वैकेंसी आने के बाद में तैयारी शुरू की, उसमें मानता हूं कि ज्यादा अंतर नहीं है। उसने पढ़ा है तो उसको जरूर फायदा होगा, लेकिन 60 दिन में भी आप तैयारी करके अच्छे से आप प्री निकाल सकते हैं, प्री तक का मैं कह सकता हूं। उसके लिए आपको पहले ही बताया कि आप ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करें। आपको बताया कि ये किताब अच्छी है, आप भगे गए वो लेके आ गए आपको बताया अरे तू इसका पढ़ रहे नोट्स, अरे ये तो कुछ नहीं है, ना छोड़ इसको छोड़, आपको और कोई नोट्स लाके दे दिए। तो आपको अब ये समय आ गया बिल्कुल कमरे में पैक होने का। आप 60 दिन शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, आपके दोस्त, आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपका रील बनाने का शौक था, इंस्टा पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, इनको सबको इंस्टॉल कर लीजिए। अनइंस्टॉल करके एक काम करें कि जो टेलीग्राम पे भी चैनल आपके कई है, उसमें मटेरियल डेली आ रहा है, उसको भी आप अभी साइडलाइन करके जो आपके पास में पड़ा है उसको रिवाइज करें, टेस्ट सीरीज दें। उसमें आपका क्या रैंक आ रहा है उसको आप पॉजिटिव सेंस में लेते हुए कि यदि आपकी रैंक नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं जी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैंने तो इतनी तैयारी की और ये रैंक नीचे कैसे आ रही है, इतने लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कम है, उसको थोड़ा सा सुधार करने की आपकी जरूरत है। तो मेरी तरफ से तो पहला जो मैं कहूँ कि 60 दिन में आप प्री निकालोगे तो कैसे निकालोगे? मेरी तरफ से पहली बात तो ये कि सिलेबस लाइए, उसमें से सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को कीजिए, आपके पास में जो अच्छा मटेरियल है उसको बार बार पढ़िए, करंट अफेयर से आप अपडेट रहिए, 2 टेस्ट सीरीज दीजिए, सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच सर। इतने बिजी शेड्यूल के बाद आज आप बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ आप इंटरव्यूज कर रहे थे, इनके मॉक इंटरव्यू सिखा रहे थे, वो भी मुझे हमें अच्छा लगा कि इतना टाइम के साथ आप जयपुर आए, इनको काम वो सिखा रहे हैं स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स कैसे है, फिर भी आपने इंटरव्यू दिया कि ताकि जो भी न्यू एस्पिरेंट है इस बार प्रीलिम्स दे रहे उनको बहुत हेल्प मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।